तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे स्टॉक्स जो मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी सेफ स्टॉक हैं और साथ ही साथ एक रेगुलर और अच्छी डिविडेंड इनकम हमको जनरेट करके दे सकते हैं। अब इन चारों में अलग चीज़ क्या है दोस्तों, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ भी आ सकती है। हालाँकि कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, कई कंपनीज़ हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देती है, लेकिन उनमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। लेकिन इन 4 स्टॉक्स में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ग्रोथ आ सकती है। उसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। लेकिन ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इनको ग्रोथ स्टॉक बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा कैपिटल अप्रिशिएशन भी ज़बरदस्त होगा और डिविडेंड भी मिलेगा, तो ये दोस्तों एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। तो ये आपको मैं डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहूँगा। तो अगर आप डिविडेंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इन चारों को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो कौन-सी ये स्टॉक हैं, चलिए दोस्तों हम जानते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके रिगार्डिंग पास्ट में कई वीडियोस में बना चुका हूं और पहले भी मैं आपको दोस्तों क्लियर कट बोल चुका हूं। अगर आप इसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन एक डिविडेंड स्टॉक के तौर पे ये काफी दोस्तों एक सेफ स्टॉक लगता है, जिसमें मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम नजर आती है, अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त नजर आते हैं। हाल ही में इसके क्वार्टर 2 के नंबर आए हैं और एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर आए दोस्तों। कंपनी ने अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को जबरदस्त तरीके से ग्रो किया है, तो लगातार ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल है। और आईआरएफसी की अगर बात करें तो पीएसयू मोनोपोली है, बेसिकली डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवेज के लिए। और इसमें दोस्तों ओएफएस भी आने वाला है। ओएफएस से पहले हो सकता है स्टॉक हमको भागता हुआ देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक को डाइवर्स्ट करेगी, उसके बाद फिर से हमको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारा दोस्तों अभी काफी लंबा टाइम है, आगे आने वाले 1-2 साल का यहाँ पर ये सारी कहानी है। लेकिन अगर आपका नजरिया एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का है, तो आईआरएफसी यहाँ पर एक सेफेस्ट बैट मुझे नजर आती है। और अगर आप देखें, अपसाइड पोटेंशियल भी इसमें अच्छे हैं, क्योंकि बुक वैल्यू अभी 30 रुपए की है और करंट प्राइस 25 रुपए के आसपास है, तो यहाँ पर भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको देखने को मिलती है। और कुछ स्ट्रेंथ्स आपको मैं बताता हूँ क्यों ये कंपनी अच्छी नजर आती है, और एक और पॉजिटिव ट्रिगर है, वो भी मैं आपको इसी दौरान बताऊंगा। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है इंडियन रेलवेज की ग्रोथ में, जैसे कि मैंने बोला डेडिकेटेड बोरिंग आर्म है इंडियन रेलवेज के लिए। लो रिस्क कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल है, तो लो रिस्क बिजनेस मॉडल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से दोस्तों एक काफी अच्छी बैकिंग है। तो लो रिस्क प्रोफाइल बिजनेस मॉडल है, कंपिटेटिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो कंपनी है उसको फंड रेज जितना भी करती है बहुत ही लो कॉस्ट पे करती है, क्योंकि इसकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग इसको मिलती है इंडियन इश्यूअर्स से, चाहे वो इकरा हो, क्रिसिल हो, केयर हो या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज हो, उनकी तरफ से भी इसको हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिलती है, जो कि इसका फायदा कराती है कि इसको फंड रेज करने में काफी जो है फायदा होता है, मतलब लो कॉस्ट में फंड रेज कर पाती है। और यही एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि अगर भविष्य में प्राइवेटाइजेशन होता है, तो हो सकता है दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी फंड करती हुई नजर आए। जैसे कि मैं आपको पास्ट में बता चुका हूं कि इसके पास इस प्रकार की एबिलिटी है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो प्राइवेटाइजेशन होगा तो उनको भी फंड करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है बहुत ही लो रहती है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो फ्यूचर में प्ले आउट कर सकता है। साथ ही में स्ट्रॉन्ग एसेट जो है लाइबिलिटी मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल है। और साथ ही में जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं, आरबीआई के जो एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हैं, उसके तहत दोस्तों इनको टैक्स में एग्जम्पशन भी मिलता है। तो ये सारी इसके स्ट्रेंथ है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन रेलवेज की ग्रोथ दोस्तों अभी काफ़ी आना बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना काफ़ी बाकी है। जहाँ पर ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले कंपेरिजन करें तो इंडिया का जो रोड किलोमीटर पर मिलियन पॉपुलेशन है वो अभी भी बहुत कम है। और इंडियन रेलवेज की ग्रोथ होगी तो आईआरएफसी यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंसिंग करती हुई नजर आएगी। और आप देखिए लगातार कंपनी का जो डिसबर्समेंट है, रेलवेज कैपिटल आउटले जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये है दोस्तों पहली कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो अभी भी अपने लिस्टिंग के बाद से देखिए लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, अगर इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी कैपिटल सेफ रहेगी और डिविडेंड इनकम आपको मिलती रहेगी। साथ ही में हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसे ट्रिगर जनरेट हो जिससे कि ग्रोथ थोड़ी बहुत आ जाए। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर अगेन, ग्रोथ स्टॉक मत समझिएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मेरे 5 साल में 5 लाख हो जाएंगे, तो ये एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आप लगा के बैठे हैं। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर सेक्टर को ये कंपनी फाइनेंस करती है और डेफिनेटली पावर सेक्टर में जिस प्रकार रिफॉर्म आ रहे हैं, हो सकता है ये भी एक ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिए, जिसमें हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादातर ये जो है अपने आज तक की अगर बात करें तो जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं को फाइनेंस करती हुई नजर आई है। लेकिन भविष्य में और ऑलरेडी ये जो है दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर को लेंडिंग करना चालू कर दिया है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ी बहुत ग्रोथ आ सकती है। और यहाँ पर अगर बुक वैल्यू देखें तो 230
रुपए की बुक वैल्यू है और करंट प्राइस ₹137 का है और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो ₹7.5 के आसपास है। लेकिन अगर आप इसको निचले स्तरों पे खरीदते हैं, ₹100 से नीचे खरीदते हैं स्टॉक को, तो मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड बढ़ के 10% हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अगर मैं इसको आपको चार्ट दिखाऊँ, तो देखिए पीएफसी का चार्ट आपको ये वीकली चार्ट है और ये 2007 से आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें कई सारे कॉन्स है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है और जो इसका कॉन्संट्रेशन रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इसका निवेश मतलब फाइनेंस करते हैं ये। तो रिस्ट्रिक्टेड है टू टू द पावर सेक्टर ओनली, तो इसी की वजह से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप एज़ अ डिविडेंड स्टॉक आपको लेना है, तो मेरे ख्याल से आपको अगर इसको ये करीब अब ₹70 ₹80 के आसपास आप लेते हैं, तो इसकी डिविडेंड यील्ड 11% 10% के आसपास बैठती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं फ्यूचर के, जैसे कि पता है आपको जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हैं, तो इनको फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसको आप कंसिडरेशन में ला सकते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए आप इसमें जो है बेसिकली फ़ोकस कीजिए। तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, तो एफआईआईज़ लगातार अपनी होल्डिंग को देखिए लगातार बढ़ा रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। तो ये भी एक पॉज़िटिव चीज़ है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें कॉन्स भी कई सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये काफ़ी मतलब इनके पास कॉन्संट्रेशन ज़्यादा है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी है, ग्रोथ विज़िबल नज़र नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, पीएफसी की एक सब्सिडियरी 2019 में इन्होंने एक्वायर कर लिया था आरईसी को। तो आरईसी में भी सेम चीज़ है, डिविडेंड यील्ड देखिए 8.8% के आसपास है, करंट प्राइस 153 है, बुक वैल्यू 243 के आसपास है। इसमें भी अगर आप देखें, तो एफआईआईज़ अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसमें भी दोस्तों अगर आप ₹100 से नीचे खरीदते हैं इसको, आरईसी की अगर मैं बात करूँ, देखिए ₹80 के आसपास खरीदते हैं, तो डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेहतर होगी और ये एक सपोर्ट है, यहाँ से नीचे जाता नहीं है। तो इसमें जब नीचे आए तो मौका बनता है, ₹100 के नीचे खरीदिए। इसमें आप पोजिशनली भी खेल सकते हैं, देखिए अगर जिसको आता है मतलब समझ में आती है चीज़ें, तो ये जो लेवल है इसका, एक यहाँ पर पोजीशन बनाइए, यहाँ बेच दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारा दोस्तों फोर्टे नहीं है। तो डिविडेंड इनकम के तौर पे आप इन दोनों स्टॉक्स को, पीएफसी, आरईसी, बेसिकली मर्जर इन दोनों का हो चुका है, तो इन दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये दोस्तों जो स्टॉक है चौथा, आईटीसी, अब ये थोड़ा-सा डिफरेंट स्टॉक है इन तीनों में, क्योंकि दोस्तों ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एफएमसीजी और सिगरेट बिज़नेस में है, सिगरेट में तो मोनोपोली है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड तो है ही इसकी भैया 5% के आसपास, लेकिन दोस्तों ग्रोथ के ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है। अगर कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी इनकी सही हो जाए, मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन ले, डीमर्जर के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आ जाए, कुछ डेवलपमेंट्स हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, ऐसा कुछ हो ना, तो मुझे लगता है आईटीसी डेफिनिटली एक दोस्तों ग्रोथ स्टॉक बन सकता है आगे आने वाले समय में, जो कि अभी इसको जो है डिविडेंड स्टॉक की उपाधि मिल चुकी है, ठीक है? वो उपाधि चेंज हो सकती है ग्रोथ स्टॉक में, अगर डीमर्जर हो जाता है, इनका एफएमसीजी बिज़नेस अलग हो जाता है। क्योंकि एफएमसीजी में लगातार इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को जो है मतलब नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे हम रेडी टू ईट की बात करें, रेडी टू कुक वाला जो एक सेगमेंट है, जिसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने ब्रांड को एक्सपैंड किया है। और एफएमसीजी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो ईयर ऑन ईयर बुक है, मतलब ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट है एफएमसीजी की, अगर मैं बात करता हूँ सेगमेंट की, तो लगातार ग्रो हो रही है। इस बार के नंबर थोड़े से निराशाजनक हैं, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट है उसका प्रेशर हमको हर सेक्टर पे देखने को मिला है। तो इसको दोस्तों, स्टॉक को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा डिफरेंट नज़रिए से देखना चाहिए। डिविडेंड के तौर पे तो है ही ये, साथ ही साथ अगर इसमें भविष्य में डीमर्जर होते हैं, तो मेरे ख्याल से कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी सही होती है, तो इसका डिविडेंड कम होगा और डिविडेंड कम होगा तो आपको ये कि ग्रोथ स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में पास्ट में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसको दोस्तों आपको दोनों तरीके से देखना चाहिए, डिविडेंड के तौर से भी, ग्रोथ स्टॉक के तौर पे भी। और यहाँ पर कई सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि डीमर्जर है, कैपिटल एलोकेशन जो अभी है, अपने सिगरेट बिज़नेस से ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। होटल बिज़नेस इनका काफ़ी एक हैवी जो है हैवी एसेट वाला बिज़नेस मॉडल है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें और ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करता नहीं है। साथ ही साथ इनका जो पेपर बोट और ये वाले बिज़नेस हैं, इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर एक रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है मेरे ख़्याल से, जो कि इनको सोचना चाहिए मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं आईटीसी में, तो ये हो गया चौथा।
तो ये हो गए दोस्तों 4 स्टॉक जिसमें आपको बेसिकली डिविडेंड पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो इन चारों स्टॉक को जरूर कंसीडर कर सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देते हैं जैसे कि कोल इंडिया, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि दोस्तों कैपिटल डेप्रिशिएट ज़्यादा हुई है। लेकिन जो ये 4 स्टॉक मैंने बताया आपको, इसमें थोड़ी बहुत कैपिटल अप्रिशिएट के साथ-साथ डिविडेंड भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम ऐसे स्टॉक्स भी देखें जैसे कोल इंडिया एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो यहाँ पर डिविडेंड अच्छा है लेकिन डेप्रिशिएट हो रही है हमारी कैपिटल। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और ऐसे एसेट भी हैं जैसे कि आईआरबी इन्वेट, तो ये जो जितने भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ जो ये रीट वाले बिजनेस हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाले, जहाँ पर ये जो है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और जितना भी पैसा आता है उसका आई थिंक 90% ये यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो माइंड स्पेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस, रीट पार्क, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ और ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी डेफिनेटली अपना रिसर्च करके पैसा लगा सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों 4 स्टॉक्स और चारों स्टॉक्स में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कैसे आपको इनको देखना है। और चारों स्टॉक्स की अगर बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट पे डेफिनेटली आपको मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए इतना, क्योंकि ये बेसिकली डिविडेंड स्टॉक है, तो डिविडेंड आता रहेगा साल-साल भर में। और जो डाउनसाइड रिस्क है इन चारों स्टॉक्स में, आईटीसी की बात करें, आरईसी की बात करें, पीएफसी की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, तो वो कम नज़र आती है, लेकिन अपसाइड थोड़ा बहुत हमको देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि पता चले कि एक्चुअली हमको किस तरीके से यहाँ पर सोचना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए डिविडेंड को, डिविडेंड स्टॉक्स को लेकर, ग्रोथ स्टॉक्स को लेकर या फिर वैल्यू स्टॉक्स को लेकर, जैसे भी। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।